मेरा नाम मेघा है। मैं सब्जी का ठेला लगाती थी क्योंकि मेरा पति लाचार हो गया था। अपने पति का इलाज कराने और अपने बच्चों का पेट पालने की खातिर मैं सुबह 6 बजे ही घर से सब्जी का ठेला लेकर निकल जाती थी। पहले मैं ताज़ी ताज़ी सब्जियां थोक के भाव में खरीदती थी और उसके बाद उनको अपने ठेले पर सजाकर गली गली में अपना ठेला लेकर घूमती थी और फिर रात को ही घर पर आती थी। एक दिन एक बूढ़ा बाबा मेरे पास सब्जी खरीदने के लिए आया था। जब मैंने उसे उस बड़े से बंगले के अंदर जाता हुआ देखा तो वो मेरे सर पर हाथ रखकर मेरे लिए प्रार्थना करने लगा और कहने लगा, बेटी, मेरी एक अमानत अपने पास रख लो। मैं कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। जब वहां से वापस आ जाऊंगा तो तुमसे ये अपना कीमती सामान वापस ले लूंगा। इसी तरह वो मेरा नंबर और एड्रेस लेकर चला गया था, मगर उसने मुझसे सख्ती से मना किया था कि कभी भी मेरे सामान को मत खोलना। उस आदमी ने मुझे एक छोटी सी अटैची दी थी। मैं उनकी बात मान गई थी, मगर अब जब भी मैं सोकर उठी तो वो अटैची मेरे पैरों के नीचे रखी हुई होती थी और मेरी बेटी उसे देखकर बहुत डरती थी। एक दिन सच्चाई जानने के लिए मैंने वो अटैची खोलकर देखी तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि उसके अंदर तो मुझे तो पता भी नहीं था कि एक दिन किसी अजनबी के हाथों मेरी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल जाने वाली है। मेरी बेटी, जिसमें मेरी जान बसती थी, वो एक अजनबी तांत्रिक बाबा के हाथों से इतनी ज्यादा परेशानी से गुजरेगी। अगर इस बात का आइडिया मुझे पहले से होता तो शायद मैं उस आदमी की बातों में कभी ना आती, उस दिन घर से बाहर ही न निकलती और अपने बच्चों को भूखा सुला देती। मगर मैं कभी घर की दहलीज पार न करती। मुझे आइडिया नहीं था कि आज एक ऐसी सुबह मेरा इंतजार कर रही है जो मेरी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगी। मैं रोज के मुताबिक ही दिन निकलते ही अपना ठेला लेकर घर से निकल जाती थी। उस वक्त मेरे दोनों बच्चे सो रहे होते थे। मेरे पास एक बेटा था और एक बेटी थी। मेरी बेटी की उम्र 12 साल थी और मेरे छोटे बेटे की उम्र 7 साल थी। मेरी बेटी अपने छोटे भाई को लिपटकर सो रही थी, ऐसे जैसे वो अपने भाई की हिफाजत करना चाह रही हो। वो कह रही थी, मुझसे दूर चले जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। आप मेरे पापा नहीं हो, अभी इसी वक्त मुझसे दूर हो जाओ, वरना मैं सब कुछ मम्मी को बता दूंगी। मैं ये सब सुनकर चौंक गई और घबराकर मैंने उसे जगाने की कोशिश की। मैं ये सब पता करना चाह रही थी कि वो आखिर नींद में ऐसी बातें क्यों कर रही है, मगर फिर सोचा कि बच्ची है, बच्चे तो इस तरह के सपने देख लिया करते हैं। मुझे कहाँ पता था कि उसका ये सपना एक दिन सच हो जाएगा। उसके सपने के पीछे तो एक भयानक राज छुपा हुआ था। मैंने अपने छोटे बेटे को गौर से देखा तो वो भी गहरी नींद में सो रहा था। मेरी यही रूटीन थी कि मैं सुबह 5 बजे उठकर घर की साफ सफाई करने के बाद बच्चों के लिए नाश्ता बनाकर टिफिन में रख जाया करती थी और अपने पति को नाश्ता करा दिया करती थी। अपने पति से कह देती कि ठीक से बच्चे जब उठ जाएं तो उन्हें जरूर नाश्ता करा दें। रोज मेरे पति की आंखों में आंसू होते थे। आज पहले दिन ऐसा नहीं हुआ था, बल्कि वो तो हर दिन ही मुझे विदा करते हुए अपसेट हो जाते थे। कहते थे कि मेघा, मैंने तुमसे शादी इसलिए तो नहीं की थी कि तुम्हें इतनी बड़ी मुश्किल में डाल दूं। मैं उनको मुस्कुराकर देखती और कहती कि मुश्किल में डालना आपके या किसी के हाथ में नहीं है। शायद भगवान को यही सब मंजूर था। ये आपका भी इम्तिहान है और मेरा भी। मुझे उम्मीद है कि हम इस कड़े इम्तिहान से जल्द ही निकल जाएंगे। बस भगवान से प्रार्थना करते रहो, बस भगवान से प्रार्थना करो कि हम दोनों जल्द ही अपनी बहारों वाली जिंदगी पर आ जाएं। मैं अपने पति से ये कहकर घर से निकल आई थी। अभी पहले मैं ताज़ी ताज़ी सब्जियां खरीदने के लिए गई थी। आज भी मैं अपना ठेला लेकर घर से बाहर निकली थी। भगवान का शुक्र था कि इस सब्जी के ठेले से हमारे घर का गुजर बसर अच्छी तरह से हो रहा था। बहुत सारी औरतें मुझसे सब्जी खरीदने के लिए आती थी। एक दिन मेरे पति अपने ऑफिस से घर आ रहे थे, तभी उनका एक्सीडेंट एक बड़ी सी कार से हो गया। वो बेचारे बिल्कुल लाचार हो गए थे। इस एक्सीडेंट की वजह से हमारे जुड़े कटे पैसे भी मेरे पति के इलाज पर लग गए थे। उस गाड़ी वाले का कुछ पता ही नहीं चल सका था जिसने मेरे पति का एक्सीडेंट किया था, क्योंकि उस गाड़ी वाले का नंबर हम नहीं जानते थे। अगर गाड़ी का नंबर हमें पता होता तो हम उसकी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा देते, तो शायद उस कार वाले को सजा तो मिल ही जाती। वैसे तो हमारे देश का कानून इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ी उम्मीद थी कि भगवान हमारे साथ अच्छा ही करेगा। अगर उस कार वाले ने उस दिन मेरे पति की मदद कर दी होती और मौके पर उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया जाता तो आज मेरे पति इतने लाचार न होते।
मेरे पति के लाचार होने की वजह से मुझे ही घर की दाल रोटी चलाने के लिए काम करने घर से निकलना ही पड़ा था, वरना औरत होती ही इसलिए है जिसको अपनी घर गृहस्थी और बच्चों को घर में अकेला छोड़कर नौकरी करने के लिए घर से बाहर सड़कों पर निकलना न पड़े। मेरे पति बहुत अच्छे थे। जब वो ठीक थे तब उन्होंने मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया था। मुझे और मेरे बच्चों को किसी चीज़ की कोई कमी तक नहीं होने दी थी। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती थी। मेरे पति ने कहा था कि बस तुम भगवान से प्रार्थना करो कि मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊं। मेरे ठीक होते ही मैं कभी भी तुम्हें ये काम करने नहीं दूंगा। मेरे लिए तो वैसे भी यही मायने रखता था कि मेरे पति जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। मेरे बच्चे 2 वक्त की रोटी तो पेट भरकर खा ले, वरना तो जैसे हमारे घर के हालात हो गए थे, उन हालात के होते हुए तो हम लोग भूखे मर जाते। मैं अपना ठेला ले जाकर गली गली सब्जी बेच रही थी। किसी ने मुझे रुकने का इशारा किया था। मैंने देखा कि ये कोई बूढ़ा आदमी था जिसके हाथ में लाठी थी और उसने ढीला सा चोगा पहन रखा था। वो मुझे शक्ल से कोई बाबा लग रहा था। मैंने उसकी खातिर अपना ठेला रोक लिया था। वो जल्दी से मेरी तरफ बढ़े और कहने लगे कि मुझे 2 किलो आलू और 1 किलो टमाटर चाहिए। मैंने कहा, आप अपनी पसंद से सब्जी छांट लो। उन्होंने कहा, अरे बेटी, मैं बूढ़ा आदमी हूँ और पहली बार सब्जी खरीदने के लिए निकला हूँ। मेरी बेटी ने कहा है कि गले सड़े टमाटर मत लाना, ताज़ी ताज़ी लेकर आना। मैंने बाबा जी से कहा कि आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको सही आलू और सही टमाटर छांट कर दूंगी। सब्जी करते करते वो मुझसे बातें करते रहे। कहने लगे कि बेटी, तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरे हिसाब से औरत को भी किसी से पीछे नहीं रहना चाहिए, मर्द के कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहिए। मैं बाबा जी की बात सुनकर मुस्कुराने लगी थी। फिर उन्होंने कहा कि मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ, प्रार्थना करना कि मेरी यात्रा सफल रहे। मैं मुस्कुराकर कहने लगी, बाबा जी, अगर आपके लिए माता रानी का बुलावा आया है तो समझ लीजिए माता रानी आपको अपने पास बुलाना चाहती है और अपने दर्शन करवाना चाहती है। उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगे कि मुझ जैसे पापी माता रानी के दर्शन इतनी आसानी से कैसे कर सकते हैं। मैं बोली कि आप वहां जाओ तो मेरे लिए भी प्रार्थना जरूर करना। उन्होंने कहा, हाँ बेटी, तुम भी मेरे लिए प्रार्थना करना कि मुझ जैसे बूढ़े आदमी की तीर्थ यात्रा सफल रहे। मैंने कहा, बाबा जी, मेरे लिए प्रार्थना करना कि मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएं। वो बाबा जी कहने लगे, हाँ बेटी, मुझे मालूम है हर माता पिता के लिए उसकी औलाद बहुत प्यारी होती है। मैं दिल से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारे बच्चों के ऊपर से हर परेशानी खत्म हो जाए। तुम्हें बच्चों की ही परेशानी है ना, इसीलिए तुम परेशान नजर आ रही हो। बच्चों का बिहेवियर समझने में वक्त हो रहा है ना। बाबा जी ने बड़ी अजीब बातें कर दी थी। मैंने इनकार करते हुए सर हिला दिया और कहा कि नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। भगवान की कृपा से मुझे बच्चों की तरफ से कोई परेशानी नहीं है। मैं तो अपने पति की वजह से बहुत परेशान हूँ। मेरा पति बीमार है और लाचार है, वो कोई काम धंधा नहीं कर सकता, इसीलिए तो मुझे सब्जी का ठेला लेकर घर से निकलना पड़ गया। बाबा जी कहने लगे, तुम्हारे पति के लिए प्रार्थना करूं या फिर तुम्हारे बच्चों के लिए? मैं उनकी बात सुनकर हैरान रह गई थी। बाबा जी कहने लगे, बच्चे तो मासूम होते हैं, मैं तो तुम्हारे बच्चों के लिए ही प्रार्थना करूंगा। वो बाबा जी और उनकी बातें मुझे बड़ी अजीब लगने लगी थी। फिर वो कहने लगे, तुम जानती हो क्या इस दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूं तो तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। मैंने चौंक कर और बड़ी हैरानी से बाबा जी के चेहरे की तरफ देखा तो वो कहने लगे, तुम मेरी सब्जी अपने पास रखो, मैं अभी आता हूँ। मैंने उनकी सब्जी की थैली अपने पास ही रख ली थी, जबकि वो मुझे सब्जी के लिए पैसे भी दे चुके थे और वो ये कहकर सामने बने हुए बड़े से बंगले के अंदर चले गए थे। मैं बड़ी हैरान हो गई थी कि कौन है और ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। भला ये मुझे रुकने का कहकर कहाँ चले गए? उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरा 5 मिनट तक इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। मेरे पास भी इंतजार करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। मैं तो ये देखकर हैरान हो रही थी कि ये बूढ़े आदमी इतने बड़े बंगले में कैसे चले गए थे, और अगर वो ही इस बंगले के मालिक थे तो फिर वो तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए इतने परेशान क्यों नजर आ रहे थे। मैं अभी अपने दिमाग में यही सारी बातें सोच रही थी कि बाबा जी वापस लौट आए थे। उनके हाथ में एक काले रंग की अटैची थी। पहले उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और मुझे आशीर्वाद देने लगे। फिर उन्होंने अपना दूसरा हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और कहने लगे कि ये मेरी अमानत है,
इसे तुम्हें अपने पास संभाल कर रखना है। जब मैं तीर्थ यात्रा से वापस आ जाऊंगा तो तुमसे अपनी अमानत वापस ले लूंगा। इस अटैची में मेरी एक बहुत ही कीमती चीज पड़ी है, इसको कभी खोलकर मत देखना। तुम्हें इसकी हिफाजत करनी है। मेरे सामान की हिफाजत करना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसके बदले मैं तुम्हारे लिए माता रानी के दर्शन करने के बाद उनसे बहुत सारी प्रार्थना करूंगा, और भगवान ने किया तो जरूर तुम्हारी परेशानी जल्दी ही दूर हो जाएगी और तुम्हारी जिंदगी पहले की तरह आसान हो जाएगी। मैंने उनकी बात सुनकर हाँ करते हुए सिर हिला दिया था। वो बूढ़े आदमी अपनी सब्जी की थैली मेरे ठेले से उठाने लगे। जाते जाते उन्होंने मुझसे मेरे घर का एड्रेस और मेरा मोबाइल नंबर भी ले लिया था कि वो जब तीर्थ यात्रा से वापस आएंगे तो अपनी अमानत मुझसे वापस ले जाएंगे। उनको सब्जी देने के बाद मुझे बहुत तसल्ली हुई थी और उनके सामान को मैंने अपने ठेले के नीचे दबाकर रख दिया था। मेरी सारी सब्जी बिक गई तो मैं रात को 8 बजे तक अपने घर चली गई थी। घर जाने के बाद मैंने बूढ़े बाबा की अटैची को अपनी अलमारी में संभाल कर रख दिया था। मुझे वो अटैची रखते हुए मेरी बेटी ने देख लिया था। मैंने अपनी बेटी से कहा था कि ये किसी की अमानत है, इस सामान को मेरी अलमारी में इसी तरह से रखे रहने देना, इसके साथ कोई छेड़छाड़ मत करना। दिन इसी तरह से गुजर रहे थे। मैं हर दिन की तरह अपना ठेला लगाकर सब्जी बेच रही थी। तभी अचानक मेरे पास किसी की कॉल आने लगी। मैंने जल्दी से कॉल अटेंड कर ली थी, क्योंकि ये कॉल किसी और की नहीं बल्कि मेरी बेटी के स्कूल टीचर की कॉल थी। मैंने उन्हें नमस्ते किया। उसके बाद उनसे अपनी बेटी के बारे में पूछा था। मेरी बेटी पिंकी की टीचर कोई भी बात होती थी तो मुझे फ़ोन पर बता देती थी, इसलिए उनकी कॉल आने से मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती थी। मैं ये नहीं सोचती थी कि वो मेरी बेटी की शिकायत करने के लिए ही मुझे कॉल कर रही है, क्योंकि मेरी बेटी शुरू से ही बहुत इंटेलिजेंट थी। उसने कभी पढ़ाई में शिकायत का मौका ही नहीं दिया था। मुझे फिक्रमंद होना नहीं पड़ता था। पिंकी के टीचर कहने लगी कि मुझे पता है कि पिंकी के फादर का एक्सीडेंट हो चुका है और इस वक्त आप ही घर का खर्च चला रही हो, मगर आपको ये बात भी इग्नोर नहीं करनी चाहिए कि जब एक बच्चा अपने माता पिता को तकलीफ की हालत में देखता है तो वो टूट कर रह जाता है। इस कड़े वक्त में बच्चे को सहारे की ज़रूरत होती है। प्लीज़ आप अपनी बेटी का सहारा बनिए। सिर्फ खाना पीना ज़रूरी नहीं होता, इंसान की फीलिंग्स भी कुछ मायने रखती हैं। मैं जानती हूँ कि आप मजबूर हो, इसीलिए अपनी बेटी को वक्त नहीं दे पा रही हो, मगर ये इस तरह से आपका बिजी रहना आपकी पर्सनल लाइफ पर बहुत असर डाल रहा है। पहले जो लड़की हर सब्जेक्ट में 100% लेकर आती थी, अब वो पढ़ाई से दूर हो गई है। आपकी बेटी तो बुक्स तक खोलकर देखने की हिम्मत नहीं करती। आप ही अपनी बेटी को परेशानी के टाइम पर सहारा दे सकती हो। मैं तो टीचर की बातें सुनकर हैरान रह गई थी। ये भला कैसे हो सकता था? हर क्लास में फर्स्ट आने वाली मेरी बेटी पढ़ाई से जी चुराने लगी थी। ऐसा कैसे हो सकता था? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने अपना ठेला उसी टाइम उठाया और मैं घर की तरफ जाने लगी थी। अभी तक मेरी सारी सब्जियां बिकी भी नहीं थी, लेकिन मैं फिर भी घर जाना चाहती थी, क्योंकि अब मेरा सब्जी बेचने का मन नहीं कर रहा था। ये बात सच थी कि मेरे बच्चों को मेरी बहुत ज़रूरत थी। आज का दिन मैं अपने बच्चों के साथ गुजार कर खुद को सुकून देना चाहती थी। मैं घर में दाखिल हुई तो मेरे दोनों बच्चे मुझे देखकर बहुत खुश हो गए थे और मेरी तरफ बढ़कर आने लगे थे। मैंने एक एक करके अपने दोनों बच्चों को प्यार किया था। मेरा पति पिंकी की तरफ देखकर कहने लगा, बेटा अपनी मम्मी के लिए पानी लेकर आओ। मैंने अपनी बेटी की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर मुझे गुस्से भरे एक्सप्रेशन नजर आए थे। उसने अपने पिता की बात को इग्नोर करके उनकी तरफ देखा था और फिर नफरत से मुंह फेर लिया था। ये नज़ारा देखकर तो मेरा दिल दहलकर रह गया था। क्या मेरी बेटी अपने लाचार पिता से नफरत करने लगी थी? मैंने अपनी बेटी की तरफ घूर कर देखा और कहने लगी, क्या बात पिंकी, तुमने सुना नहीं? तुम्हारे पापा तुमसे किसी काम को कह रहे हैं। पिंकी चुपचाप किचन की तरफ चली गई और मुझे पानी लाकर थमा दिया। मेरा 7 साल का बेटा नक्श, वो तो मुझे बहुत खुश और रिलैक्स नजर आ रहा था, जबकि मेरी बेटी पिंकी की हालत मुझे कुछ अजीब सी लग रही थी। वो मुझे नॉर्मल नहीं लग रही थी। इसका मतलब ये था कि उसकी टीचर ठीक कह रही थी, पिंकी सच में चेंज हो रही थी। मैंने पिंकी से कहा, पिंकी तुम मेरे पास आकर बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो मुझसे कहने लगी, मम्मी मैं कमरे में जा रही हूँ, आप भी उधर ही आ जाना, मैं यहाँ पर बैठना नहीं चाहती। वो इतना कहकर अपने कमरे में चली गई थी, जबकि मैं बड़ी हैरानी भरी नजरों से अपने पति की तरफ देख रही थी। मेरे पति के चेहरे के रंग बदल गए थे। वो कहने लगे, मैं अपनी तरफ से बच्चों का बहुत ख्याल रखता हूँ, हर तरह से उनकी फिक्र करता हूँ और उनकी ज़रूरत का पूरा ख्याल रखने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर एक पिता
कभी भी माँ की जगह तो नहीं रह सकता ना। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ मेघा। तुम्हें मेरी मजबूरी की वजह से घर से निकलना पड़ता है। मैं क्या करूँ, ये मेरे बस में नहीं था। मेरी तो यही प्रार्थना है कि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊं और मैं काम पर जाने लगूं। फिर तुम घर में रहना, बच्चों का ख्याल रखना। शायद बच्चे अब मेरे कहने में नहीं रहे। मैं अपने पति के किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देना चाहती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा कोई भी जवाब उन्हें परेशानी में डाल सकता है। मैंने अपने पति के कंधे पर हाथ रख दिया। भगवान सब कुछ ठीक कर देगा। जल्दी ही हम इस परेशानी से निकल जाएंगे। और उठकर मैं अपनी बेटी के कमरे में आ गई थी। पिंकी मुझे देखकर कहने लगी, मम्मी आज आप बहुत जल्दी घर वापस आ गई हो। मुझे इस बात से बहुत खुशी हुई। मैं भी मुस्कुराकर अपनी बेटी के पास बैठ गई थी और उससे उसका स्कूल बैग खोलने के लिए कहा था। उसने अपना स्कूल बैग मुझे खोलकर दे दिया था। मैंने उसके बैग से उसकी सारी कॉपीज चेक की तो ये देखकर मैं हैरान रह गई थी कि उसका कोई भी वर्क कंप्लीट नहीं था और उसके मार्क्स भी बहुत कम आए हुए थे। ये सब देखकर पिंकी के चेहरे का रंग उड़ गया था। वो खामोशी से मुझे देखती रही थी। मैंने उसकी कॉपीज उसके सामने रख दी और एक एक कॉपी का वर्क पलटती जा रही थी। हर सब्जेक्ट में पिंकी के नंबर्स बहुत ही कम थे। मैंने पिंकी की आंखों में आंखें डालकर उससे पूछा कि क्या तुम पढ़ाई में इतनी नालायक हो गई हो? तुम तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थी, अब आखिर तुम्हें क्या हो गया? मैंने देखा कि मेरी बात सुनकर मेरी बेटी की आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहने लगी, माँ आप नहीं जानती है कि मैं किस परेशानी से गुजर रही हूँ। मैं अपनी 12 साल की बेटी के मुंह से ऐसी बात सुनकर दंग रह गई थी। मैं कहने लगी, इतनी सी उम्र में भला तुम्हें कौन सी परेशानियां पहुंची है? माना कि तुम्हारे पिताजी बीमार हो गए हैं, ये बहुत बड़ी फिक्र की बात है, मगर मैं तुम लोगों के सर पे अभी मौजूद हूँ। तुम्हें किसी भी चीज के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे पिता जल्द ही ठीक हो जाएंगे। मेरी बात सुनकर मेरी बेटी के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए थे। वो एक झटके से उठी और खड़े होकर कहने लगी, पिताजी ठीक हो या ना हो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहती हूँ कि मेरी माँ मेरे साथ रहे। बस मुझे अपनी माँ के साथ की जरूरत है। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गई थी। मैं शॉक्ड में बैठी हुई थी और खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। मेरी बेटी ने कभी इस तरह से मुझसे बात नहीं की थी और अब तो वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी भी रहने लगी थी। न जाने ये बैठे बिठाए मेरी बेटी को क्या हो गया था। अब मेरे दिमाग में वो बाबा जी की बातें घूमने लगी थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरे बच्चों को प्रार्थनाओं की जरूरत है। न जाने ये क्या मैटर था जो मुझसे अभी तक छुपा हुआ था। मैं जल्द से जल्द अपनी बेटी को इस परेशानी और तकलीफ से निकालना चाहती थी। अब मैंने अपने बेटे को कमरे में बुलाया और उससे पूछा, बताओ कि तुम्हारी दीदी को क्या हुआ है? आजकल वो इतनी ज्यादा परेशान क्यों रहने लगी है? मेरे बेटे ने मेरी बात सुनकर मुझे बताया कि दीदी आज पहली बार परेशान नहीं हुई, बल्कि वो तो अब हमेशा ही ऐसे गुस्से में और परेशान सी रहने लगी हैं। पिताजी कोई बात करते हैं तो उन्हें काट खाने को दौड़ती हैं। पिताजी दीदी से अगर किसी काम को कहते हैं तो वो गुस्से से फौरन उनके किसी भी काम को करने से इनकार कर देती हैं। अपने बेटे की बात सुनकर मुझे तो यही लगा था कि दोनों बाप बेटी का ही कोई मैटर है, मगर ऐसा भी क्या मैटर था जो मुझे नजर नहीं आ रहा था। मेरी फिक्र तो अब दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी, क्योंकि मेरी बेटी का बिहेवियर बहुत गुस्से वाला होता चला जा रहा था। लेकिन ये सारी बातें मैं अपने पति से शेयर नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे पता था कि इस तरह की बातें करने से मेरे पति का दिल टूट जाएगा। मैंने ऐसे ही इरादा बनाया था कि मैं घर के हर मैटर पर अब अपनी गहरी निगाह रखूंगी और जहां भी मुझे कुछ गड़बड़ नजर आएगी तो मैं उसे ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगी। मगर जबकि मुझे काम पर भी जाना पड़ता था, अगर मैं अपना काम नहीं करती तो फिर घर के खर्च में कमी आ जाती और फिर हम लोग क्या खाते। इन दिनों घर पर रह जाने के बाद भी मुझे किसी बात का पता नहीं चल सका था। पहले तो मैं सुबह ही घर से निकल जाती थी और रात होने पर ही घर को वापस लौट कर आई थी, लेकिन अब मैं कोशिश किया करती थी कि जल्दी से जल्दी मैं फ्री होकर घर पहुंच जाऊं। आज भी मैं जल्दी ही घर आ गई थी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला मुझे अपनी बेटी नजर आ गई थी। वो बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी। वो मुझसे कहने लगी कि अच्छा हुआ माँ, आज आप जल्दी घर आ गई हो, घर में तो मेरा दिल ही नहीं लग रहा था। ये कहने के बाद मैं तो अपने घर के कामों में बिजी हो गई थी और मैंने देखा कि मेरी बेटी मेरे कमरे के अंदर मेरी अलमारी के पास खड़ी हुई न जाने क्या कर रही थी। मैंने उसे सवाल भी किया कि बेटी क्या निकाल रही हो, तो उसने मुझे कुछ नहीं बताया। वो घबराकर वहां से निकल गई। मैंने सोचा कि शायद उसे मेरा कोई सामान इस्तेमाल करना होगा, तभी तो वो मेरी अलमारी के अंदर झांक रही होगी। मैंने देखा कि आज मेरी बेटी छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही थी।
मैंने अपने बेटे से पूछा कि आज तुम्हारी दीदी को गुस्सा क्यों आ रहा है। मेरे बेटे के जवाब देने से पहले ही मेरे पति कहने लगे, तुम भी कमाल करती हो, छोटी सी बेटी के लिए इतनी परेशान मत हुआ करो। तुम्हें तो पता है कि इस उम्र में बच्चे अक्सर पढ़ाई के लोड की वजह से चिड़चिड़े हो जाते हैं। मैंने भी अपने पति की बात पर सिर हिला दिया था और इस बारे में मैंने ज्यादा कुछ सोचा भी नहीं। मैं अपने काम में लग गई थी। इस बारे में मैंने अपनी बेटी से भी कोई बातचीत नहीं की थी। मुझे पता था कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। शायद मेरी बेटी अपने पिता की लाचारी की वजह से उनसे चिढ़ने लगी थी। मैं ये प्रार्थना कर रही थी कि भगवान सारा सच जल्दी ही मेरे सामने आ जाए ताकि मैं अपनी बेटी को मुसीबत और परेशानी से निकाल सकूं। न जाने मेरी बेटी किस वजह से परेशान है और वो किसी परेशानी में उलझी हुई है। मैं अपनी बेटी की वजह से बहुत परेशान रहने लगी थी। रातों को मुझे उसी की टेंशन रहती थी और मैं सो भी नहीं पाती थी। मुझे अचानक एक रात पिंकी के कमरे से चिल्लाने की आवाजें आने लगी थी। मैं तो घबरा गई थी और भागकर जब मैं अपनी बेटी के कमरे की तरफ पहुंची थी तो वो सपने में डर रही थी और बार बार चिल्ला रही थी। कह रही थी, मुझसे दूर हो जाओ पापा, मेरे पास आने की कोशिश मत करना वरना मैं यहाँ से भाग जाऊंगी और मम्मी को सब कुछ बता दूंगी। मुझसे बुरा आपके लिए कोई नहीं होगा। मेरी बेटी जोर जोर से पापा पापा चिल्ला रही थी। कह रही थी कि मुझसे दूर हो जाओ अभी। और इसी वक्त पिंकी की यह हालत देखकर मैं परेशानी का शिकार हो चुकी थी। मैंने अपनी बेटी को झंझोड़ कर उठाने की कोशिश की थी ताकि उसका सपना टूट जाए और वो जाग जाए। मेरी बेटी एकदम ही घबराकर उठी थी और मेरे गले से लगकर जोर जोर से रोने लगी थी। मैं उसके सर पर हाथ फेरती रही थी और उसे चुप करने की कोशिश कर रही थी। अपनी बेटी के आंसू देखकर मैंने अपने आंसुओं को छुपा लिया था। मैंने कहा, पिंकी, शायद तुमने कोई डरावना सपना देख लिया था। मुझे भी बताओ कि तुमने आखिर ऐसा क्या देखा था जिसकी वजह से तुम इतना जोर जोर से चिल्ला रही थी। वो कहने लगी, माँ, पापा। ये कहकर मेरी बेटी झट से मेरे गले लग गई थी। मैंने कहा, बोलो पिंकी, क्या कहना चाहती हो, बताओ, मुझे पूरी बात बताओ। उसने इनकार करते हुए सिर हिला दिया और कहने लगी कि ये ऐसी बात है कि मैं आपको बता नहीं सकती। उसकी बात सुनकर तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। मैं कहने लगी, पिंकी, तुम्हें जिस तरह की भी परेशानी है तुम मुझे बताओ, तुम्हें मुझसे कोई भी बात छुपाने की जरूरत नहीं है। उसने इनकार करते हुए सर हिलाया और कहने लगी, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी जब तक आप खुद सारी चीजों को अपनी आंखों से नहीं देख लेती। मैं अपनी बेटी की तरफ बड़ी हैरानी से देखती रह गई थी। उसकी ये उम्र तो नहीं थी कि वो इतना सब कुछ अकेले ही सह रही थी। उसकी उम्र के बच्चे तो अपने माता पिता से हर बात को शेयर करते हैं। मैं अपनी बेटी को तसल्ली देकर खामोशी से अपने कमरे में चली आई थी। मैं ये देखकर हैरान रह गई थी कि मेरा पति अभी तक जाग रहा था और वो मेरी तरफ देखकर सवाल करते हुए कहने लगा, क्या बात है, पिंकी क्यों चिल्ला रही थी? मैं अपने पति की तरफ गुस्से से देखकर चिल्लाते हुए कहने लगी, इस बात के बारे में तो आपको ही पता होगा। मैं तो घर में नहीं होती हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरी बेटी की दिमागी हालत ऐसी क्यों हो गई है कि वो रातों को चिल्लाने लगी है, दिन भर अकेली रहती है। मेरी बातें सुनकर मेरे पति के चेहरे के रंग उड़ गए थे। वो कहने लगे, मैंने कभी बच्चों में फर्क नहीं किया। मैं दोनों बच्चों से बराबर का प्यार करता हूँ। मुझे पता नहीं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तुम्हें एक बात बताऊं क्या? पिंकी मुझसे दूर होती चली जा रही है। न जाने क्यों वो मुझसे नफरत करने लगी है। मुझे इस बारे में पता तो नहीं। तुम्हें ही अपनी बेटी से इस बात की वजह पूछने की कोशिश करनी होगी। मैंने बड़ी गौर से अपने पति के चेहरे को देखा। उनके चेहरे पर पिंकी के लिए कोई फिक्र नहीं थी। मैंने कहा कि पिंकी ने आपके बारे में तो मुझसे कोई बात ही नहीं की। तब कहीं जाकर मेरे पति के चेहरे पर तसल्ली भरे एक्सप्रेशन आए थे। मगर सच कहूं तो मेरा चैन सुकून बर्बाद हो चुका था। मैं बेबस हो चुकी थी। मेरी एक छोटी सी और बहुत खूबसूरत सी फैमिली थी। प्यार करने वाला पति था। 2 बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा। खुशहाल सी इस फैमिली में हमारी ये सिंपल सी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। फिर मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया और हमारी इन खुशियों को नजर लग गई। सब कुछ बर्बाद हो गया था। मैं घर में भी नहीं बैठ सकती थी। अगर ऐसा करती तो बहुत परेशानी आ जानी थी और अपने बच्चों को कहाँ से पढ़ाती, उनको कहाँ से खिलाने के लिए लाकर देती। मेरी बेटी की क्लास टीचर अभी भी मुझसे उसकी लगातार शिकायतें कर रही थी। उनका यही कहना था कि मेरी बेटी पढ़ाई में बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई। ये बात मेरे लिए हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि अब तो मेरी बेटी रात को मेरे सामने बैठकर पढ़ाई करती थी। अब मैं घर भी जल्दी से लौट कर आ जाया करती थी। आज भी मैं घर पर जल्दी आ गई थी। मैं जब अपने कमरे की तरफ आई तो मैंने देखा कि मेरी बेटी
मेरी अलमारी में कुछ कर रही थी। जैसे ही मैं कमरे की तरफ गई तो वो घबरा गई और उसने अलमारी को बंद कर दिया। मैं इस बात को इग्नोर करते हुए अपने घर के काम में बिजी हो चुकी थी। रात हुई तो फिर से मेरी बेटी के कमरे से चिल्लाने की आवाजें आने लगी थी। मैं भागकर उसके कमरे में गई तो वो बिल्कुल पहले वाले शब्द ही दोहरा रही थी। वो कह रही थी कि पापा मुझसे दूर हो जाओ। इससे पहले कि मैं उसे नींद से जगाती, मेरी नज़र बेड पर पड़ी थी। बेड पर एक अटैची रखी हुई थी। ये कोई आम अटैची नहीं थी, ये वही अटैची थी जो उस बाबा जी ने मुझे अमानत के तौर पर रखने के लिए दी थी। ये इसी बाबा जी की थी जो कुछ दिनों पहले मेरे पास सब्जी खरीदने के लिए आए थे और मुझे तीर्थ यात्रा पर जाने के बारे में बता रहे थे। यह अटैची तो मेरे पास उनकी अमानत थी। मैंने सोचा कि मेरी बेटी ने ज़रूर इस अटैची को खोलकर देख लिया है, तभी ये सब कुछ हो रहा है और उसकी हालत भी ऐसी हो गई। मैंने जल्दी से वो अटैची उठाई और मैंने वापस अपने कमरे में बनी हुई अलमारी में उसे रख दिया था। मैंने अभी तक इस अटैची को अपनी अलमारी से निकाला ही नहीं था। शायद मेरी बेटी ने इसको निकाल लिया होगा। मैं यही सोचकर नहीं निकाल रही थी कि ये उस बूढ़े आदमी की अमानत है, कब वो इसे लेने के लिए आ जाए। मुझे एक दिन उनकी अमानत वापस करनी थी। फिलहाल मैंने इस अटैची को अपनी अलमारी में दोबारा से उसी जगह पर रख दिया था जहां से मेरी बेटी ने उसे उठाया था। अगले दिन फिर से जब मैं अपने घर पर आई तो मैंने देखा कि मेरी बेटी अलमारी में कुछ कर रही थी और मुझे देखते ही उसने जल्दी से अलमारी को बंद कर दिया। मैं समझ गई थी कि मेरी बेटी उसी अटैची को निकालने की कोशिश कर रही है। मैंने ये सब देखकर अपनी बेटी को बहुत डांट दिया कि ये किसी की अमानत है, इसे अब निकालने की कोशिश मत करना। मेरी बेटी को गुस्सा तो बहुत जल्दी आ जाता था, मगर वो चुप कर जाया करती थी। मैंने महसूस किया था कि वो अब धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी थी। कुछ दिन इसी तरह से गुजरने लगे थे। एक दिन जब मैं रात को घर पर आई तो मैंने देखा कि मेरी बेटी खाना खाकर सो चुकी है। आज वो मेरे आने से पहले ही सो गई थी। मैंने अपने छोटे बेटे और पति को खाना खिलाया। उसके बाद मैं भी अपने कमरे में सोने के लिए लेट गई थी। तभी अचानक आधी रात को मेरी आंख खुली और मैंने देखा कि उस बूढ़े बाबा जी की वही अटैची मेरे पैरों में पड़ी हुई है। मैं ये देखकर बहुत घबरा गई थी कि ये मेरे पैरों में क्या कर रही है। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे घर में कोई जाग रहा है। मैंने अपने कमरे के बाहर झांक कर देखा तो मेरी बेटी बाहर हॉल में टहल रही थी। मैंने देखा कि मेरे पति भी जाग रहे थे और दरवाजे से बाहर खड़े हुए मेरी बेटी को टहलते हुए चोरी चुपके देख रहे थे। मैंने अपने पति का हाथ पकड़ा और उनसे कहा कि मुझे बताओ कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। अब मैं अपनी बेटी से कोई सवाल नहीं करूंगी, मैं सब कुछ आपसे पूछना चाहती हूँ। मेरे पति कहने लगे, मेघा, मैं भी सच कह रहा हूँ कि मुझे कुछ नहीं पता। न जाने हमारी बेटी को क्या हो गया, तुम ही मुझे बताओ। मैंने कहा, ये रातों को सपने में बार बार अपने पिता से डरने लगी है। वो सपने में बार बार कहती है कि पापा मुझसे दूर हो जाओ। मुझे बताओ कि तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया है। उससे कुछ तो ऐसा कहा है जिसकी वजह से वो इतना डर गई है। मेरी गैर मौजूदगी में तुम उस पर हाथ तो नहीं उठाते हो ना? क्या फिर तुमने उस पर गुस्सा किया? कहीं ऐसा तो नहीं तुम मेरी बेटी को बेटे से कम समझते हो? मुझे बताओ क्या हुआ है। मेरे पति मेरी तरफ घबराकर देखने लगे और उन्होंने उदासी सा चेहरा बना लिया था और फिर वो कहने लगे कि तुम मुझ पर शक कर रही हो, पिंकी के पिता पर शक कर रही हो। तुम जानती हो ना, सिर्फ तुम ही उसकी माँ नहीं हो बल्कि मैं भी तो उसका पिता हूँ। तुम मुझ पर इल्जाम कैसे लगा सकती हो मेघा? मैंने कभी उसे अपने बेटे से कम नहीं समझा। मैं गुस्से से अपने पति से कहने लगी, पता नहीं फिर हमारे घर में ये सब कुछ क्या हो गया। मेरी बेटी की हालत कैसी हो गई। मैं रोते हुए पीछे की तरफ पलटी ही थी, तभी मैंने देखा मेरी नज़र अटैची की तरफ गई। मैंने सोचा कि ज़रूर इस अटैची में ही कुछ गड़बड़ है, जो ये अटैची बार बार अलमारी से मुझे बाहर मिलती है। ज़रूर ये अटैची मेरी बेटी ने ही यहाँ पर रखी है। मैंने आज फैसला कर लिया था कि मैं इस अटैची को खोलकर ही रहूंगी, जबकि उस बूढ़े बाबा जी ने मुझसे मना किया था कि किसी भी हाल में मेरे सामान को खोलने की कोशिश मत करना। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये एहसास हो रहा था कि मेरे घर में फसाद की जड़ यही अटैची है। जिस दिन से मैं इसको अपने घर में लेकर आई थी, उसी दिन से मेरी बेटी का बिहेवियर बदल चुका था। मैंने उस अटैची को जैसे ही खोल कर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उस अटैची के अंदर तो एक डायरी रखी हुई थी। मैंने उसे पढ़ने की कोशिश की। उसके अंदर मेरे बीते हुए कल की कहानी लिखी हुई थी, जो कि मेरे पहले पति ने लिखी थी, और मेरी बेटी के साथ मेरे पहले पति की फोटो भी थी। मैं समझ गई थी कि अब क्या माजरा है।
मेरी बेटी ने यह डायरी पढ़ी है और फोटो देख लिया है, तभी वो अपने पिता से इस तरह का बिहेवियर कर रही है, क्योंकि इस डायरी में साफ साफ लिखा हुआ था कि वो मेरे पहले पति की बेटी है और मेरा पति उसे लेना चाहता है। वो मेरे दूसरे पति की बेटी नहीं है, इसलिए वो अपने पिता से नफरत करने लगी है। दरअसल जब मैं 20 साल की थी तो मेरी फैमिली वालों ने मेरी शादी एक ऐसे लड़के के साथ कर दी थी जो बहुत अमीर तो था और मुझसे ज्यादा खूबसूरत भी था। मैं गरीब परिवार से बिलोंग करती थी। जब अमीरों के घर से मेरे लिए रिश्ता आया तो मेरे घर वाले बहुत खुश हो गए थे कि उनकी बेटी जिंदगी भर खुश रहेगी। लेकिन शादी के बाद मेरा पति दिन रात मुझे ताने दिया करता था कि ना तो तुम खूबसूरत हो और ना ही तुम हमारे स्टैंडर्ड की हो। मैं बहुत परेशान रहती थी। मेरा पति चाहता था कि वो दूसरी शादी करे और मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दे। मैं उसे मना करती थी और कहती थी कि मैं ही तुम्हारी पत्नी हूँ, लेकिन फिर भी उसने कुछ महीनों के बाद मुझे डाइवोर्स दे दी। उस दौरान मैं प्रेग्नेंट थी और मेरे पेट में पिंकी थी। पिंकी मेरे पहले पति की बेटी थी। ये बात मैं अपने पति को बताकर थक गई थी, लेकिन वो समझ ही नहीं रहा था। इसलिए जब मेरी डिवोर्स हो गई तो मैं अपने मायके आ गई। अब मेरी प्रेगनेंसी की शुरुआत के ही दिन थे। फिर मेरे घर मेरे दूसरे पति का रिश्ता आया। उनकी पहली पत्नी मर चुकी थी। मेरे घर वालों ने सारी अच्छी बुरी बातें देखकर मेरी शादी मेरे दूसरे पति के साथ करवा दी। एक ही महीने के अंदर मेरी डाइवोर्स भी हो गई और दूसरी शादी भी हो गई थी। फिर जब 9 महीने के बाद मेरी बेटी पैदा हुई तो मैंने अपने पति को बता दिया था कि ये तुम्हारी बेटी नहीं है, मेरे पहले पति की है। मेरे पति ने कहा कि कोई बात नहीं, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे मैं अपनी औलाद की तरह पाल पोस कर बड़ा करूंगा। फिर कुछ सालों के बाद मेरा बेटा पैदा हुआ। इसी तरह मेरी फैमिली कंप्लीट हो गई। मेरा दूसरा पति गरीब जरूर था, लेकिन मुझे बहुत प्यार करता था और हमेशा उसने मेरा साथ दिया था। मैं फौरन भागकर वो डायरी और फोटो लेकर अपनी बेटी के पास चली गई। मैंने कहा कि तुम्हें गलतफहमी हुई है, ये मेरा पहला पति है। मेरा पहला पति मेरी बेटी को लेना चाहता था। मैंने अपनी बेटी को बताया कि ये आदमी किसी लालच की वजह से तुम्हें लेना चाहता है। ये बहुत बुरा आदमी है। न जाने क्यों इतने सालों बाद इसे अपनी बेटे की याद आ गई। मैं प्रेग्नेंट थी। उसने मुझे ये जानते हुए भी छोड़ दिया था कि तुम मेरे पेट में हो और अब इतने सालों बाद ये तुम्हें लेना चाहता है। मेरी बेटी मुझसे लिपटकर रोने लगी और कहने लगी, मैं जानती हूँ माँ, ये आदमी रोज मुझे रास्ते में रोक लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारा पापा हूँ। अपनी माँ को ये जाकर बता दो, मैं तुम्हें लेकर जाना चाहता हूँ। मेरा घर बहुत बड़ा है, तुम मेरे घर में बहुत खुश रहोगी। मुझे लगता है कि वो आदमी झूठ बोल रहा है, इसलिए मैंने आपको कुछ नहीं बताया था और इसने जबरदस्ती मेरे साथ अपनी फोटो खींचकर रख ली थी और न जाने कैसे इस सामान में ये डायरी और फोटो आ गई। जब आप ये अटैची लेकर आई थी तब आपने मुझे सख्ती से मना किया था कि इसको मत देखना, लेकिन मुझे तो इंटरेस्ट आ गया था, इसलिए मैंने आपके पीछे चोरी चुपके ही अटैची को खोलकर देख लिया था। तभी से मैं इस आदमी से बहुत डरी हुई हूँ कि वो आदमी मुझे जबरदस्ती अपने साथ लेकर चला जाएगा। मुझे आपके अलावा किसी और के साथ नहीं रहना, मैं आपके ही साथ रहना चाहती हूँ और यही वजह है कि मैं पापा से भी नफरत करने लगी हूँ। मैं अपना सारा गुस्सा उन पर निकाल देती हूँ। मेरे पति भी अपनी बेटी के आंसू पोंछ रहे थे। मेरी बेटी ने मेरे पति से भी माफी मांगी। मेरे पति ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं कोर्ट में केस करूंगा और कभी भी वो आदमी तुम्हें तंग नहीं करेगा। हमने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कर दी थी और हमारा मुकदमा भी दर्ज हो चुका था। मेरी बेटी ने पुलिस को बयान दिए और ये भी कहा कि ये आदमी मेरी बेटी को बीच रास्ते में रोककर तंग करता है। उसकी इस हरकत पर उसे अरेस्ट कर लिया गया और खुशी खुशी मेरी बेटे की कस्टडी हम दोनों पति पत्नी को मिल गई। दरअसल वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि मेरा पहला पति ही था। उसे पता था कि जब वो मेरे सामने आएगा तो मैं उससे ढंग से बात तक नहीं करूंगी, इसलिए उसने मेरी बेटी को आते जाते तंग करना शुरू कर दिया और वो ये चाहता था कि मैं कहीं बीच रास्ते में हंगामा न कर दूं। इसलिए उसने बाबा का भेष बदलकर मुझसे बात करने की कोशिश की। मैं उसे पहचान नहीं सकी थी क्योंकि मैंने उसे 11 साल बाद देखा था और उसका भेष भी बदला हुआ था, इसलिए मैं उसे पहचान नहीं सकी। उसने मुझे अपनी बातों में ले लिया और मुझे अपनी वो अटैची दे दी। उसे पता था कि कोई भी इंसान किसी राज को जाने बिना रुक ही नहीं सकता, इसलिए उसने मुझे वो अटैची दी और कहा था कि इसे खोलकर मत देखना। लेकिन मैं बहुत ईमानदार औरत थी, मैंने उसकी अटैची को संभाल कर रख दिया था, लेकिन मेरी बेटी ने उसे खोलकर देख लिया था। वो मेरा पति, जिसे मैं एक बूढ़ा बाबा समझ रही थी, इसलिए मैं उसकी बातों में आ गई और मैंने उसकी अटैची को खोलकर नहीं देखा। मेरी बेटी इस धोखे का शिकार हो गई और वो अपने पिता से भी नफरत करने लगी थी।
मैंने भी अपने पति से माफ़ी मांग ली थी। अब हम लोग अपनी ज़िंदगी में खुशी खुशी रह रहे हैं। मैं अभी भी सब्जी का ठेला लगाती हूँ। बस भगवान से प्रार्थना है कि वो मेरे पति को जल्द से जल्द ठीक कर दे। वैसे मेरे पति अब काफ़ी रिकवर हो चुके। लगता है कि कुछ दिनों बाद से ही वो नौकरी पर जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन हम लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। अब मेरी बेटी भी बिल्कुल ठीक हो गई, क्योंकि मेरी बेटी गलतफहमी का शिकार हो गई थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।